हेलो एवरीवन। गुप्त साम्राज्य हमने स्टार्ट कर दिया था और जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था उसमें हमने जो प्रमुख प्रमुख जो भी गुप्त शासक रहे थे उनके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन या बोला जाए उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमने देख लिया था। उसमें स्टार्टिंग के मैंने आपको 3 राजाओं के बारे में जो थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन जो भी प्राप्त हुआ है वो बता दिया था। श्रीगुप्त के बारे में पढ़ा कि श्रीगुप्त ने क्या किया था, गुप्त वंश की नींव रखी थी, गुप्त वंश की कह लीजिए स्थापना की थी। ठीक है। श्रीगुप्त के बाद जो दूसरा जो राजा बना था गुप्त वंश का वह कौन था, वह था घटोत्कच गुप्त। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा राजा बना था वह था चंद्रगुप्त प्रथम। ये 3 हमने कल देख लिए थे। ठीक है। तो पहला श्रीगुप्त, दूसरा घटोत्कच गुप्त और तीसरा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में थोड़ी सी 2-3 बातें और हमने पढ़ ली थी कि मतलब बाकी के 2 राजाओं की तुलना में जो एक पहला प्रसिद्ध शासक हुआ था गुप्त वंश का वह कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है। लेकिन इसके बाद जो मतलब एक जो सबसे ज्यादा जो साम्राज्यवादी शासक मतलब चंद्रगुप्त प्रथम से भी आगे बढ़ के जिसको बोला जाए वह हुआ उसका पुत्र और उसका उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त। ये चौथा शासक है गुप्त वंश का। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समुद्रगुप्त के बारे में प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। और ये वाला लेक्चर आप ये कह सकते हैं कि ये लेक्चर प्रीलिम्स के लिए है। ठीक है। मेंस का जो लेक्चर है वह मैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। उसमें आपके 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मतलब 2 क्वेश्चन एक तरीके से बोल लीजिए कि एक मोटे मोटे तौर पर वह 2 क्वेश्चन है, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर होंगे। एक तो उसमें हम पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के विजय अभियान और दूसरा जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे समुद्रगुप्त के चरित्र की विशेषताएं। चरित्र की विशेषताएं में ही उसकी बहुत सारी जो है एक तरीके से क्वालिटीज कवर हो जाएंगी, तो वह अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो भी फिर इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसका प्रीलिम्स में ही रोल है, इसका मेंस में कोई रोल नहीं है, इसका मेंस में भी रोल है। जैसे कि इसमें जो सबसे फेमस चीज आ जाती है वह आ जाती है हरिशेन का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। जो फर्स्ट लेक्चर जो हमने इंट्रोडक्शन देखा था गुप्त वंश का, उसमें भी इस बारे में पढ़ा था कि समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में जो जानकारी मिलती है वह किससे मिलती है, हरिशेन के प्रयाग प्रशस्ति से, है ना। तो क्वेश्चन आपका ये आ सकता है 3 नंबर में, प्रयाग प्रशस्ति आ सकता है, हरिशेन का प्रयाग प्रशस्ति आ सकता है। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा लिखा हरिशेन ने किसके बारे में लिखा, किस राजा से संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है, गुप्त वंश का शासक था ये, और उसमें किस चीज का वर्णन है ना। तो मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन मीन्स में भी इसके बन सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समुद्रगुप्त। तो जैसा मैंने आपको बताया ये चौथा गुप्त शासक था जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। ठीक है। ये उत्तराधिकारी था लेकिन ये राजा बना भले ही मतलब इसको एक तरीके से इसके पिता का राज्य था और फिर इसको मिल गया, मतलब इसको कोई विशेष एफर्ट्स नहीं करने पड़े जैसा कि होता है उत्तराधिकारी के लिए कोई युद्ध आदि, तो ऐसा कुछ इसको नहीं करना पड़ा। जैसे हमने अशोक के में पढ़ा था, मतलब अशोक के में ऐसा कहा जाता है कि उसने राजा बनने के लिए अपने 100 भाइयों की हत्या की, तो ऐसा कुछ इसे नहीं करना पड़ा। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इजीली इसको राजपाट मिल गया। लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि जो इसको राज्य मिला यह उसमें ही संतुष्ट हो गया हो, यह उतने में संतुष्ट नहीं हुआ। इसने अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे भारत में कर दिया, मतलब उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक इसने अपने राज्य को फैलाया। बहुत साम्राज्यवादी शासक था, मतलब ये कह सकते हैं अभी तक जो गुप्त शासक आए थे उनमें जो सबसे ज्यादा साम्राज्यवादी शासक था वह यही था। मतलब चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले अपने साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन उसके बाद उसका पुत्र उससे भी आगे निकल गया साम्राज्यवाद की दृष्टि से। ठीक है। तो अब इसकी बात कर ली जाए कि जैसे मैंने आपको बताया कि यह महान साम्राज्यवादी शासक था और इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। और ये किसने कहा है ये भी इंपॉर्टेंट है।
V.A. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। क्यों कहा है नेपोलियन? अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा, जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो उसमें जो एक चेहरा था, जो मतलब फ्रांस की क्रांति में जिसने मतलब सबसे ज्यादा विस्तार किया, एक तरीके से एक आम सैनिक था नेपोलियन, और वह फ्रांस का शासक बन गया था अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी जो नीति थी उसके कारण, है ना। तो वही वैसा ही कुछ ऐसा देखा गया समुद्रगुप्त में। तो मतलब समुद्रगुप्त का ऐसा नहीं था कि मतलब वह सैनिक था, वह तो पहले ही शासक था, लेकिन वह राजा था। परंतु उसने सिर्फ उतने ही राज्य में वह संतुष्ट नहीं हुआ, उसने अपनी साम्राज्य की जो विस्तार है वह उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक चहुं ओर फैला लिया, हम ये कह सकते हैं। मतलब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मौर्य वंश के बाद एक लंबे समय तक भारत में एक छत्र साम्राज्य की कमी रही, मतलब पूरा भारत एक ही राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आ पाया था, क्योंकि छोटे छोटे राज्यों का उदय हो गया था। लेकिन समुद्रगुप्त एक ऐसा शासक आया जिसने कि पूरे भारत को अपनी ही राजनीतिक छत्र छाया में ले लिया। ठीक है, तो चलिए अब इसका जो विजय अभियान देखा जाए तो ये अभी हम बहुत मतलब छोटे छोटे उसमें पढ़ रहे हैं कि प्रीलिम्स में अगर आपका क्वेश्चन आ जाए, बाकी मेंस में हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसने जो अपने विजय अभियान को 5 चरणों में पूरा किया, 5 स्टेप्स में इसने पूरे भारत को कवर कर लिया। अब वो 5 चरण क्या क्या थे हम वो देख लेते हैं। पहले चरण में तो इसने क्या किया, गंगा यमुना दोआब के जो राज्य थे उनको अपने राज्य में मिला लिया, मतलब उन पर अपना अधिकार कर लिया युद्ध करके, वहां के राजाओं को पराजित करके। तो पहले में क्या किया, गंगा यमुना दोआब के राज्यों को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। फिर जो द्वितीय जो इसका चरण था उसमें इसने पंजाब के गणराज्य तथा कुछ सीमावर्ती राज्य, अब ये जो पंजाब के जो सीमावर्ती राज्यों का यहाँ उल्लेख मिल रहा है, इनका मतलब ये है जो मौर्य साम्राज्य के समय जिन राज्यों पर मौर्य शासकों का आधिपत्य था, बाद में वे सब राज्य स्वतंत्र हो गए थे, मतलब कि उस समय वे मौर्य वंश के अधीन थे, लेकिन बाद में वे स्वतंत्र हो गए। तो मतलब ये कह सकते हैं कि वह मौर्य वंश के खंडरों पर टिमटिमाते हुए राज्य थे, ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ है। तो वो वर्ड्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो ये जो राज्य थे यह मौर्य साम्राज्य के खंडरों पर ही बने हुए थे, और इन राज्यों को भी क्या किया, समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। फिर इसके बाद जो तृतीय इसका चरण था वह हम कह सकते हैं कि जो मध्य भारत बोल सकते हैं, इसको हम विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र को अपने हिस्से में मिला लिया। विंध्य क्षेत्र में वन प्रदेश के मतलब जितने भी राजा थे उनको इसने अपना परिचारक बना लिया। परिचारक का अर्थ होता है सेवक, ये याद रखना है आपको, क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा एमपी से कनेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इसने जो वन क्षेत्र के अन्य प्रदेश थे उनके राजाओं को किसने पराजित किया, समुद्रगुप्त ने पराजित किया। और वन के राजाओं को क्या कहा जाता था, आटविक। अब आटविक क्यों कहा जाता था, क्योंकि वन को अटवी कहा जाता है, ठीक है, अटवी। तो ये अटवी से ही शब्द क्या बना, आटविक बना। जैसे राज्य का क्या होता है, राजा होता है, वैसे ही अटवी का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं, आटविक कहते हैं, ठीक है। तो इनको पराजित किया किसने, समुद्रगुप्त ने किया, गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने किया, ठीक है, और उनको अपना सेवक बना लिया। तो अब हम देख रहे हैं कि समुद्रगुप्त के राज्य का विस्तार कितना होता जा रहा है। देखिए, गंगा यमुना दोआब के राज्य जो थे वह उसने अपने अधीन कर लिए। उसके बाद पंजाब के गणराज्य और जो उसके सीमावर्ती राज्य थे वो भी उसने अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। फिर और थोड़ा सा वो नीचे आया तो यहाँ पर विंध्य क्षेत्र, ये भी उसने अपने साम्राज्य में मिला लिया। विंध्य क्षेत्र के बाद फिर और दक्षिण की तरफ चला वो, तो दक्षिण के जो 12 राज्य थे, दक्षिण के जो उस समय प्रमुख 12 राज्य थे उनके राजाओं को इसने पराजित किया, और उसकी इसी जीत को धर्म विजय कहा जाता है, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। जो दक्षिण में उसने 12 राज्यों को पराजित किया और उन राज्यों को अपने अधीन कर लिया, इसको क्या कहा जाता है? धर्म विजय कहा जाता है। फिर ये तो हो गए 4 इस तरफ के। फिर इसने क्या किया? उत्तर पश्चिम में चला जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भी विदेशी राजा आदि आए उन्होंने सबसे पहले उत्तर पश्चिम में ही आक्रमण किया, ठीक है। तो उस समय जो उत्तर पश्चिम में जो भी विदेशी राजाओं का आधिपत्य था उनको भी इसने पराजित कर दिया। तो उत्तर पश्चिम में भी इसका अधिकार हो गया। तो अब हमने क्या देख लिया इसके पूरे एक तरीके से इसकी हम देखें विजय अभियान, तो हमको एक चीज दिखाई दे रही है, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, मतलब पूरे भारत पर ही किसका शासन हो गया? एक तरीके से देखा जाए तो समुद्रगुप्त का शासन हो गया। मतलब हमको वही चीज देखने को मिल रही है जैसे हमको अशोक के समय में देखने को मिल रही थी, है ना। तो बहुत ज्यादा साम्राज्यवादी शासक था समुद्रगुप्त, इसीलिए इसको महान साम्राज्यवादी शासक कहा गया है, ठीक है। ये तो हो गए इसके विजयी अभियान। पहले चरण में गंगा यमुना दोआब, द्वितीय में पंजाब के गणराज्य और सीमावर्ती राज्य, तृतीय में विंध्य क्षेत्र, चतुर्थ में दक्षिण और पंचम में उत्तर पश्चिम। तो 5 चरणों में इसने अपने विजय अभियान को पूर्ण किया। इसके बाद जैसा ही मैंने आपको बताया कि इसकी जो विजय का उल्लेख है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हरिशेन के पर्याप्त प्रशस्ति में लिखा हुआ है, ठीक है। अभी जो हरिशेन था ये समुद्रगुप्त के ही राज दरबार में शांति एवं युद्ध का मंत्री था और यहाँ उसका राज कवि भी था, ठीक है। तो मतलब ऐसा भी विद्वान मानते हैं चूंकि यह दरबारी कवि था तो ऐसा हो सकता है कि उसने जो ये वर्णन किया है वह बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण हो। मतलब अगर आप कोई पुराने सीरियल्स या कुछ देखते होंगे तो जो दरबारी कवि होते थे वह अपने राजा को खुश करने के लिए उसकी प्रतिष्ठा आदि का बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते थे, है ना। तो मतलब विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि हो सकता है जो उसने, ठीक है विजय उसने प्राप्त की होगी, लेकिन जो उसके एक तरीके से बहुत ज्यादा उसको महान शासक आदि बताया गया है, तो हो सकता है कि इसने थोड़ा बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया हो, क्योंकि कवियों की आदत भी होती है अतिशयोक्ति मतलब क्या, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। तो ऐसा भी माना जाता है, पर चूंकि जो प्रमुख जो स्रोत है वह यही है तो इसलिए फिर हम तो इसी को मानते हैं और जनरली इतिहासकार भी इसी को प्रमुख साक्ष्य मानते हैं, ठीक है। तो यह हरिशेन के बारे में भी ये याद रखिए कि यह शांति एवं युद्ध का मंत्री था और उसको क्या कहते थे? संधि विग्राहक, ठीक है। फिर इसके बाद एक और अभिलेख है ऋद्धपुर अभिलेख। उसमें समुद्रगुप्त को तत्पाद परिग्रहित कहा गया है, तत्पाद परिग्रहित, ठीक है, ऋद्धपुर अभिलेख में। इसके बाद समुद्रगुप्त को समरशक भी कहा गया है। समरशक क्यों कहा गया है? इसके विजयी या अभियानों के कारण इसको समरशक कहा गया है और समरशक का अर्थ होता है 100 युद्धों का विजेता, ठीक है। तो 100 युद्धों, ये जो टर्म्स आती है मतलब किस राजा को किसी भी अभिलेख में या फिर किसी भी लेखक ने अपने ग्रंथ मतलब अपने जो भी उसने पुस्तक आदि लिखी उसमें उसने क्या कहा है, क्या कह के संबोधित किया है, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो समरशक भी कहा गया है इसको, ठीक है। ये हमने देख ही लिया, आटविकों को इसने अपना परिचारक बनाया, ठीक है। इसके बाद इसने क्या किया, जैसे ही इसकी विजय अभियान आदि समाप्त हो गए इसके बाद इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया। अब इस बात का कैसे पता चला कि मतलब पहले इसने विजय प्राप्त की इतने सब राज्यों पे, उसके बाद अश्वमेध यज्ञ करवाया? क्योंकि जो हरिशेन का पर्याप्त प्रशस्ति है उसमें इसकी विजयों का उल्लेख है और उसके बाद इसके फिर अश्वमेध यज्ञ करवाया और इस अश्वमेध यज्ञ का जो उल्लेख है वह मिलता है भितरी अभिलेख में। अब ये भी प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, या फिर ये आ सकता है कि भितरी अभिलेख किस शासक से संबंधित है या भितरी अभिलेख में किस
बात का वर्णन है तो ये आ सकता है समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का, या किसी अन्य राजा के अश्वमेध यज्ञ का, या किसी की विजय अभियान का। तो आपको याद रखना है समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का। ठीक है, इसके बाद एक अभिलेख आता है एरण अभिलेख। अब एरण अभिलेख क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहां पर है ये आप कमेंट करना मुझे। मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हूं कि एरण अभिलेख कहां पर है। ठीक है, तो एरण अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्त देवी बताया गया है। ठीक है, इसके बाद समुद्रगुप्त को एक और भी नाम से संबोधित किया गया है, या बोल सकते हैं एक और भी उपाधि दी गई, क्या? कविराज की। क्योंकि इसको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए मतलब प्राप्त हुए ऐसे सिक्के जिस पर यह क्या बजा रहा था? वीणा बजा रहा था। इसलिए इससे ऐसा भी पता चलता है कि जो समुद्रगुप्त था वह संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता था। ठीक है, जैसा आपको पता होगा समुद्रगुप्त के शासनकाल में 5 तरीके के सिक्के प्राप्त हुए, मतलब अलग अलग उनपे अलग अलग आकृति बनी हुई है। ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद श्रीलंका का एक राजा था उस समय, मेघवर्मन। इसने अपना एक दूत भेजा था और उससे यह संदेश भिजवाया था कि वह गया में बुद्ध मंदिर बनवाना चाहता है। ठीक है, फिर समुद्रगुप्त ने उसको आज्ञा दे दी थी और फिर उसने वहां पर मंदिर का निर्माण करवाया था। अब जो मैंने आपको पहले बताया कि इसके काल की 6 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। उनपे क्या क्या बना हुआ है? गरुड़, अश्वमेध, धनुर्धर, व्याघ्रहंता। इससे बोला जाता है कि यह शिकारी भी रहा होगा। अच्छा, परशु और वीणा सारंग, जो मैंने बताया आपको वीणा बजाते हुए इसको दिखाया गया है। तो ये सारी चीजें तो हो गई एक तरीके से, जो भी प्रीलिम्स के आपके फैक्ट्स हैं वह इसमें पूरे कवर होते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए ये वाला जो वीडियो है वो सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो मैं मेंस के लिए डालूंगी, उसमें बस वही जो मैंने आपको बताया, एक इसके विजय अभियान, दूसरी इसके चरित्र की विशेषताएं, वो हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।